आ फोर्स एंड ए कपल, ये हमारा टॉपिक है आज। थ्योरम ये है, आ फोर्स पी एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी मूव्ड टू एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी provided a couple is added whose movement is equal to the movement of p about o। कह रहा है किसी बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रही है। कह रहा है इस फोर्स को जिस पॉइंट पे वो एक्ट कर रही है रिजिड बॉडी के, उससे किसी और जगह पे हम मूव कर सकते हैं। लेकिन उसके मूव करने के लिए हमें एक जो है वहाँ पे कपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी या कपल ऐड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको किस तरह से। अब हमने ये एक फोर्स लेनी है और शो करना है कि एक कपल जो है ऐड करने से फोर्स को शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे पॉइंट पे। प्रूव, लेट ए गिवन फोर्स पी एक्ट एट ए पॉइंट ए ऑफ द रिजिड बॉडी। अभी देखिए ये फोर्स पी है, ये पॉइंट ए पर एक्ट कर रही है। अब हमने एक कपल ऐड करनी है अपनी तरफ से। ये सारी रिजिड बॉडी है। अब यहाँ पे कोई एक और पॉइंट ले लिया है हमने, उसी यानी कि जो रिजिड बॉडी है उसी के प्लेन में एक और पॉइंट ले लिया है ओ, और यहाँ पे एक बैलेंस फोर्स अप्लाई कर दी है पी माइनस की। अच्छा, पी माइनस पी जो है वो इसका बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पी माइनस पी पी जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन इससे हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं हम। एट द पॉइंट ओ ऑफ द बॉडी वी इंट्रोड्यूस टू फोर्सेस पी एंड माइनस पी विदाउट अल्टरिंग द इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल फोर्स पी ऑन द बॉडी। अच्छा, ये फोर्स जो पी है इसका जो बॉडी पे इफेक्ट है वो तब्दील नहीं होगा इस कपल के इंट्रोड्यूस करवाने से। वो क्यों नहीं होगा, या इस बैलेंस फोर्स के अमल कराने से, क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं इस वजह से। देयरफॉर पी एट ए एंड माइनस पी एट ओ फॉर्म ए कपल। अब ये देखें, ए के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो पी है, और ओ के ऊपर ये जो माइनस पी है, तो ये पी और माइनस पी मिलकर एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। कपल की डेफिनेशन क्या थी? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस फॉर्म ए कपल। तो ये पी और माइनस पी एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो है फोर्स फोर्स एक कपल में हमने कन्वर्ट कर दी है। बस यही हमारा टारगेट था। द फोर्स पी एट ए एंड माइनस पी एट ओ फॉर्म ए कपल पी माइनस पी। हैंस द गिवन फोर्स पी एट ए इज इक्वल टू ए फोर्स पी। कह रहे जो फोर्स ए के ऊपर एक्ट कर रही थी वो इक्वलेंट टू है, यानी कि इक्वल है एक फोर्स पी के एट ओ टुगेदर विद ए कपल, और उसके साथ हमें एक कपल भी मिल रहा है पी माइनस पी। whose movement is equal to the whose movement is equal to the movement about O of the force P acting at A। अब ये एक न्यू टॉपिक है, रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू वन फोर्स एंड वन कपल। पहले एक फोर्स थी, अब हमारे पास फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा फोर्सेस हमारा, यानी कि कोई एन फोर्सेस हैं, एन फोर्सेस होंगी तो हम एन कपल बना सकते हैं। जिस तरह हमने एक फोर्स थी तो एक कपल बनाया था, और उसको डिफरेंट जगह पे हमने क्या नाम है लेके चले गए थे, ए से पॉइंट ओ पे लेके चले गए थे फोर्स को। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि अब ये लेते हैं यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट से, फिर आगे प्रूव करते हैं बाद में कि क्या चीज़ है आगे। Any system of coplanar forces acting on a rigid body, any system of coplanar forces, ऐसी फोर्सेस हैं जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं, उनको कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स, और उसको एक सिंगल फोर्स में हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे और इक्वल टू ए सिंगल फोर्स। अच्छा, ये किस तरह से किया जाता है? देखिए, हमारे पास अगर 10 फोर्सेस हैं तो अगर वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं तो हम उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो फिर सिंगल फोर्स में जो है रिड्यूस हो जाती है, या उसको सिंगल फोर्स, या दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं उन सारी फोर्सेस का जो सम है वो किसी एक फोर्स के इक्वल है। ये हो गया है पहली पहली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट। एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स।
कि जो बहुत सारी फोर्सेस हैं वो बॉडी पे अमल कर रही हैं, उनको हम एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिंग एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द प्लेन। और वो सारी फोर्सेस जो हैं बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर अमल कर रही हैं, उनको हम एक सिंगल पॉइंट पर ट्रांसफ़र करके उनका रिजल्टेंट मालूम करके उसको एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। आगे ये प्रूव भी करेंगे। ऑफ द फोर्सेस टुगेदर विद ए सिंगल कपल। अच्छा, अगर एक फोर्स है उससे हमारे पास एक कपल आया था, जैसे हमने अभी ऊपर वाले थ्योरम में पढ़ा है, इसी तरह अगर हमारे पास एन फोर्सेस आएंगे तो हमारे पास एन कपल आएंगे। एन कपल होंगे तो एन उनके मूवमेंट होंगे, तो उन सब के मूवमेंट के को एक के मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने पहला पिछले थ्योरम किया हुआ है। और तमाम फोर्सेस को एक फोर्स में सम करेंगे और उसको रिजल्टेंट कहेंगे तमाम फोर्सेस का। और या उसको कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया सिंगल फॉर्म में, इसको ये भी कहा जा सकता है कि इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स। प्रूफ कुछ इस तरह से है। कंसीडर फोर्सेस P1, P2, Pn acting in one plane upon a rigid body at the points A1, A2, An। कह रहा है फोर्स P1 A1 पर एक्ट कर रही है, P2 A2 पे एक्ट कर रही है, और ये इसी तरह से Pn फोर्सेस हैं जो An पॉइंट्स पर एक्ट कर रही हैं। अच्छा, फिर कोई आपके पास AI फोर्स होगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बाद में इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट ओ बी एनी पॉइंट को प्लेनर विद द फोर्सेस। ओ कोई पॉइंट है जिस जो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। Any force Pi acting at Ai is equivalent to a force Pi acting at O together with a couple whose moment Gi is equal to the moment of Pi about O। ये लेकिन ये वही चीज़ है, जब हमारे पास एक फोर्स किसी पॉइंट ए आई पर एक्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक कपल ले लिया। अब ये जो है हमारे पास कपल ये है पी, ये पी और ये माइनस पी, ये कपल है, और एक फोर्स इस पॉइंट पे हासिल होगी है पी, ये वाली। अब ये कह रहा है कि ये जो सारी फोर्सेस हैं, ये देखें, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कह रहा है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये A1 पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, A2 पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, 3 पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, इस तरह ये चलते जाएंगे। AN पर PN फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इन सारी फोर्सेस को एक पॉइंट O पर आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये सारी आपके पास फोर्सेस जब आपने इनको ओ पर ट्रांसफ़र कर दिया है तो हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जानते हैं कि इन सब का सम जो है एक आर वेक्टर आएगा। ये तो ये फोर्सेस का तो सम आ गया, यानी कि फोर्सेस तमाम फोर्सेस तो इक्विवेलेंट हो गई हैं एक फोर्स आर के। इसी तरह जब इन तमाम फोर्सेस का जो मूवमेंट होगा वो G1, G2, Gn होगा, तो उनका जो सम है वो भी हम जानते हैं कि वो एक सिंगल मूवमेंट के इक्वल होता है। तो ये देखें इस सारे में ये लिखा हुआ है, ट्रांसफरिंग ऑल द फोर्सेस टू एक्ट एट ओ वी ऑब्टेन ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस P1, P2, Pn acting at O and a system of couples of moment G1, G2 and Gn। ये वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द concurrent forces applied at O can be replaced by the resultant R। ये देखें, ये जो सारी फोर्सेस O पर एक्ट कर रही थी जिनको हमने ट्रांसफ़र किया था O पर, इन सब का रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास R आ जाएगा, acting at the same point। Similarly, by the theorem of composition of couple, ये जो हमने थ्योरम पढ़ा था लास्ट वीक में, similar by the theorem of composition of couples all the coplanar couples can be replaced by a single couple of moment G। जो सारे कपल्स हैं, अगर फर्ज करें ए जो P1 फोर्स है वो कपल 1 बनाएगी, ठीक है, P2 फोर्स सेकंड कपल बनाएगी, P3 फोर्स थर्ड कपल बनाएगी, उन सारी फोर्सेस के मोमेंट का जब सम करेंगे तो वो एक यूनिवर्सल मोमेंट यानी कि जी टोटल मोमेंट के इक्वल आएगा। द फोर्सेस आर एंड द कपल जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम आर गिवन बाय। अब फोर्सेस के सम को हम समेशन पी आई लिखते हैं, ये देखें, ये आर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस पी एन, ये तमाम फोर्सेस का सम आ गया आर वेक्टर की सूरत में, और जी है तमाम फोर्सेस के मोमेंट का सम। तो ये देखें, ये फर्स्ट फोर्स का मोमेंट G1, सेकंड फोर्स का मोमेंट G2 एंड इसी तरह Gn फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस के मोमेंट को सम किया तो हमारे पास ग्रैंड यानी कि मोमेंट आ जाएगा तमाम फोर्सेस पर।
और यही हमारा प्रूफ था, विच एक्सप्रेसेस दैट आर इज obtained बाय द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द गिवन फोर्सेस when transferred to act at O, and G is obtained by taking the algebraic sum of their moments about O. अच्छा, थ्योरम नंबर 3 है। ये जो थ्योरम है ये फर्स्ट थ्योरम का जो जो अभी हमने फर्स्ट थ्योरम किया आज, उसका कन्वर्स है। उसमें यह था कि हम एक फोर्स लेते हैं और उसको एक कपल में कन्वर्ट करते हैं, उस और दूसरी उसी फोर्स को हम शिफ्ट भी कर देते हैं दूसरी जगह पे। अब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक फोर्स है और एक कपल है। हम अब इसकी स्टेटमेंट देखें, अ सिंगल फोर्स एंड ए कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन। कह रहा है एक सिंगल फोर्स है और एक कपल है, वो एक ही प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं अपॉन ए रिजिड बॉडी आर इक्वल टू द सिंगल फोर्स। वो सिंगल फोर्स के इक्वल होंगे एक्टिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। कह रहा है वो एक सिंगल फोर्स के इक्वल होंगे और वो जो फर्स्ट फोर्स है उस फोर्स की पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। देखते हैं इसको। Let the given system consist of the couples F1 minus F1 and a force F2। कह रहे हैं आपके पास एक कपल है F1 और माइनस F1 और एक फोर्स है F2 एक्टिंग थ्रू, जो कि ओ डैश पर एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट सपोज F2 इज़ नॉट पैरेलल टू F1, लेकिन ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्योंकि अगर पैरेलल हों तो फिर वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को मिलती नहीं है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं F1 और F2 एक पॉइंट O पे मिल रही हैं। फर्स्ट सपोज F2 इज़ नॉट पैरेलल टू F1, लेट F2 मीट F1 इन O। और F2 जो है वो F1 को पॉइंट O पर मिल रही हैं। अच्छा, फिर इनका सम क्या होगा? F1 प्लस F2 वो इस डायरेक्शन में होगा OC। then F1 F2 are equivalent to a force F1 plus F2। कह रहे हैं फिर F1 और F2 जो हैं इनका जो सम है वो F1 प्लस F2 होगा और वो इक्वलेंट होगा इस फोर्स के F1 प्लस F2 के, एक्टिंग एट O अलोंग ए लाइन OC। जो O पर ही एक्ट कर रहा है और वो किसके अलोंग है? OC लाइन के। लेट OC मीट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ माइनस F1 इन O डैश। कह रहा है ये जो OC है, अगर इसको आप आगे बढ़ाएं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ माइनस F1 को पॉइंट O डैश पर मिलता है। देखें ये F1 माइनस F1 का जो है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है, माइनस F1 इधर से इस तरफ को आ रहा है और ये जो OC को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन पे मिलता है माइनस F1 के। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 प्लस F2 में बी शिफ्टेड टू O डैश। अब वही जिस तरह से हम फोर F1 ये कोई फोर्स है F1 प्लस F2, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी और पॉइंट पे। अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है कि किस तरह शिफ्ट करते हैं। वो एक कपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको शिफ्ट किया यहाँ पे O डैश पे। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 प्लस F2 में बी शिफ्टेड टू O डैश। जब उसको शिफ्ट कर लिया तो अब देखिए, द फोर्स F1 प्लस F2 एक्टिंग एट O डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फोर्सेस, टू फेसेस। इस F1 प्लस F2 को हम दो तरीक़ों से इसको क्या नाम है रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है F2 पैरेलल टू द ओरिजिनल फोर्स F2, F2 को ओरिजिनल फोर्स F2 के पैरेलल हम कर लें रिजॉल्व, ठीक है। या F1 एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ माइनस F1। हम सेकंड वाली कंडीशन नहीं लेंगे, फर्स्ट कंडीशन लेंगे। तो जब हम इनको देखें, ये जो फोर्स F1 प्लस F2 को यहाँ पे शिफ्ट किया था, इसको एक पैरेलल फोर्स ये F2 के इधर शिफ्ट कर लिया तो दूसरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट होगी इस तरह से। तो यहाँ पे तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक माइनस F1 और एक F1। माइनस F1 इधर नीचे को आ रही है और F1 ये इधर को ऊपर को जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को के असर को जो है वो ज़ायल कर देंगी, यानी कि उनको कैंसिल कर देंगी। और ये आपके पास जस्ट फोर्स F2 रह गई थी। और यही हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक पैरेलल फोर्स आ रही है, लेकिन ये ओरिजिनल फोर्स थी और इसी के पैरेलल ये जो है हमारे पास एक और फोर्स आई है, और यही हमारा प्रूफ था। द फोर्सेज F1 माइनस F1 एक्टिंग एट O डैश बैलेंस ईच अदर। देखें बैलेंस कर दिया उन्होंने एक दूसरे को।
Therefore, the given system is equivalent to a single force F2 acting at O dash. अब एक और थ्योरम है आसान सा. स्टेटमेंट ये है, अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम. System of coplanar forces is in equilibrium if the algebraic sum of moment of all the forces about two different points O and A is 0, and the algebraic sum of the resolved parts in some one direction not perpendicular to O A is 0. कह रहा है एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है, यानी कि बहुत सारी फोर्सेस हैं जो एक ही प्लेन पर एक्ट कर रही हैं, वो इक्विलिब्रियम में है. ये हमने साबित करना है. उसके साथ हमें कंडीशन ये दे रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट टू डिफरेंट पॉइंट्स. कह रहे हैं आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ओ और ए. कह रहा है कि इनके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं फोर्सेस का, ठीक है, और वो ज़ीरो के इक्वल है. यानी कि दो दो तरह से आएंगे मोमेंट. एक जब ओ के अबाउट मूव यानी कि मोमेंट होगा, और एक ए के. ओ के अबाउट जो मूवमेंट है उसको हम जी कहेंगे, वो भी ज़ीरो है. और ए के अबाउट जो मूवमेंट है उसको हम जी डैश कहेंगे, और वो भी उसका भी क्या है, वो भी ज़ीरो के इक्वल है. एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स, और इनके कह रहे हैं जो रिजोल्व पार्ट्स हैं इन सम वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में, नॉट परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो ओ ए पर परपेंडिकुलर नहीं है, वो भी ज़ीरो होगा. अब ये देखते हैं प्रूव इसका क्या है. लेट अस टेक ओ एज द ओरिजिन. ओ को हम ओरिजिन ले लेते हैं, एंड डायरेक्शन एज द एक्स एक्सिस. और ये जो उसने कहा है ना, ये डायरेक्शन पार्ट्स इन सम वन डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया. लेट ए हैव द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई. अच्छा, अब ए एक पॉइंट लिया है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में. एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में. अगर एक्स ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो इसका मतलब है ए किसी ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है. अच्छा, अगर हम ज़ीरो कर दें, एक्स को ज़ीरो कर दें, तो ये पॉइंट आ जाता है वाई एक्सिस पे. अगर वाई को ज़ीरो कर दें, ये पॉइंट आ जाता है एक्स एक्सिस पे. सिंस जो ए पॉइंट है वो प्लेन में है, लिहाजा ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ना वो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है. सिंस ओ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एक्स क्यों नहीं है ज़ीरो? क्योंकि ए जो है वो प्लेन में है, वो किसी कोऑर्डिनेट के ऊपर नहीं है, वो किसी क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं है. यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से किसी के ऊपर नहीं है, वो किसी प्लेन के अंदर है. लेट एक्स बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्सेस एक्स एंड वाई. एक्स जो है वो रिजोल्व पार्ट्स हैं, और वाई भी रिजोल्व पार्ट्स का सम है फोर्सेस के. एंड जी डैश विद अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट ओ एंड ए रिस्पेक्टिवली. ये देखें, जी जो है वो मूवमेंट है अबाउट ओ, और जी डैश जो है वो मूवमेंट है अबाउट ए. तो टोटल मूवमेंट जो है वो जी डैश के इक्वल आएगा. अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ. ये है जी पॉइंट, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है. अब पॉइंट आपका ये है, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन. पॉइंट आपका यहाँ पे ए एक्स वाई. अब ये देखें, क्या ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे? नहीं परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ये बन रहा है थीटा. परपेंडिकुलर उस वक्त होगा जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाए. अब ये देखें ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं. यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, इसलिए उसने वहाँ पे लिखा था कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पे जो आप मूवमेंट लेंगे ओ और ए पर. अच्छा, मूवमेंट हमने लेना है इस पॉइंट ओ और इस पॉइंट ए के गिर्द. तो इन दोनों का मूवमेंट, जो टोटल मूवमेंट आता है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी मूवमेंट की, तो उस इक्वेशन के लिहाज से ये इसका मूवमेंट आता है जी माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स. अब देखें, वो हमें गिवन दिया गया है कि जी भी ज़ीरो है, जी डैश भी ज़ीरो है, और एक्स भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि उसने ये भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है. देखें यहाँ पे,
O and A is 0 and the algebraic sum of the resolved parts in some one direction not perpendicular to OA is 0। यानी कि रिजोल्व पार्ट्स का जो सम है वो किसी एक डायरेक्शन में ज़ीरो है, तो हमने डायरेक्शन जो ले ली एक्स एक्सिस तो उसमें ज़ीरो है, इस वजह से ये एक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब देखते हैं जी डैश की वैल्यू क्या आती है। जी डैश भी ज़ीरो है, तो हमने ये शो करना है कि वाई भी ज़ीरो है। अगर वाई भी ज़ीरो हो गया, एक्स भी ज़ीरो हो गया, तो इससे मुराद ये होगी कि क्योंकि फोर्सेस को हमने रिजोल्व किया है उसके रिजोल्व पार्ट्स में, तो जब रिजोल्व पार्ट्स का सम ज़ीरो हो गया तो फोर्सेस भी ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमने ये करना है, देखें जी भी ज़ीरो है, जी डैश भी ज़ीरो है, जी इज इक्वल टू जीरो, जी डैश इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जी डैश जो है वो इसके इक्वल है जी माइनस एक्स फाइव प्लस वाई एक्स, तो उसकी इस जी डैश की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, और ये ज़ीरो के इक्वल है। जी तो हमें पता है ज़ीरो है, अब ये एक्स भी ज़ीरो है, इस एक्स की जगह पे भी ज़ीरो आ गया, पीछे रह जाता है माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम पहले हमें पता है क्योंकि पॉइंट जो है वो प्लेन में है और वहाँ पे एक्स भी जीरो नहीं है और वाई भी जीरो नहीं है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दोनों जीरो नहीं है। बट अब ये देखें अगर एक्स जीरो नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब फिर एक्स जीरो नहीं है तो वाई जीरो होगा, तो वाई जीरो हो गया। आप देखें ये एक्स रिजोल्व पार्ट भी ज़ीरो है, वाई रिजोल्व पार्ट्स भी ज़ीरो हैं। एक फोर्स के दो ही रिजोल्व पार्ट्स होते हैं, एक्स और वाई। अगर वो दोनों ज़ीरो हो गए हैं तो इसका मतलब है जो फोर्स है, फोर्सेस का जो सम है वो इक्विलिब्रियम में है और फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, सो द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। सेम इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5 है ये थ्योरम नंबर, और ये 63 पे है। अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, फिर वही कोप्लेनर फोर्सेस हैं, इज़ इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम है, यानी कि इनके भी रिजोल्व पार्ट्स का सम जो है वो ज़ीरो शो करना है हमने। इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स ओ ए एंड बी नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर सेपरेटली ज़ीरो। पहले हमने मोमेंट लिया था दो पॉइंट्स के अबाउट, अब हम मोमेंट्स ले रहे हैं तीन पॉइंट्स के अबाउट ओ ए एंड बी, और ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं है। इसका मतलब है कोई से दो तो एक लाइन पे हो सकते हैं, लेकिन तीसरा डेफिनेटली किसी प्लेन में होगा या किसी और जगह पर होगा, जो उस थर्ड एक ही लाइन पर नहीं होने चाहिए तीनों, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन में कह दिया है। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। लेट अस टेक ओ एज द ओरिजिन, फिर ओ को आपने ओरिजिन ले लिया, एंड ओ ए एज द एक्स एक्सिस। अब ये देखें एक पॉइंट ओ है, तीन पॉइंट्स है ना, ओ ए और बी। ओ तो आपने ओरिजिन ले लिया, ओ ए एज द एक्स एक्सिस। अब दूसरा पॉइंट भी आपने एक ही लाइन पे ले लिया, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उस पे ओरिजिन भी उसी पे आएगा और पॉइंट ए भी उसी पर है, और थर्ड पॉइंट जो बी है वो किसी और पॉइंट किसी और जगह पे होगा। लेट ए एंड बी हैव द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अच्छा आप देखें ए जो है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो इस वजह से लेट ए एंड बी हैव द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स ज़ीरो एंड एक्स डैश वाई डैश रिस्पेक्टिवली। अब ये जो बी है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है, ये किसी यानी कि ये क्वाड्रेंट के अंदर है, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू भी होगी वाई की वैल्यू भी होगी, इसलिए उसको एक्स डैश और वाई डैश कह दिया। जबकि ये जो पॉइंट ए है ये एक्स ज़ीरो इस वजह से है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई की वैल्यू तो आपको पता डेफिनेटली ज़ीरो होगी। सिंस बी डज नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस सो वाई डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये बता दिया कि ये जो एक्स डैश वाई डैश ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से वाई डैश ज़ीरो नहीं है। जबकि ये बी ए पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसलिए ये ज़ीरो है। और एक तो ओ तो ओरिजिन है, वहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है, ओ ओरिजिन पे है। तीन पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स का तो क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे यही है, लेट एक्स वाई बी द सम्स ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स and g dash and g double dash be the moments of the forces about o a and b respectively। कह रहे हैं एक्स वाई सम है रिजोल्व पार्ट्स का, फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट्स का सम एक्स वाई हमें पता होता है पहले ही। अब जी जो है वो मोमेंट है अबाउट ओ, जी डैश मोमेंट है अबाउट ए,
और जी डबल डैश है मोमेंट अबाउट बी। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी। पहले जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एक्स वाई, ये मोमेंट है अबाउट पॉइंट ए और ये मोमेंट है अबाउट पॉइंट बी। तो इसके लिए आएगा जी माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स। ये आपको दो जो हैं याद रखनी पड़ेंगी फ़िलहाल ये इक्वेशंस। अब उसने देखें कहा ये हुआ है कि सारे मोमेंट्स अबाउट ओ ए बी ये ज़ीरो हैं। अगर ये ज़ीरो है इसका मतलब है जी भी ज़ीरो है, जी डैश भी ज़ीरो है, जी डबल डैश भी ज़ीरो है। अब देख लेते हैं इसको। द कंडीशंस आर जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जी डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड जी डबल डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तीनों मोमेंट्स ज़ीरो हैं। फर्स्ट देखते हैं जी डैश ज़ीरो के इक्वल है, तो जी डैश आपके पास इक्वल था जी माइनस एक्स वाई। ये चेक करें, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एक्स वाई, बट जी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। जी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, जी डैश की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई जी माइनस एक्स वाई, और जी तो ज़ीरो है, ये गिवन है माइनस एक्स वाई। एक्स ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है उस ए पॉइंट पे, और वाई जो है वो आप देखें एक्स अगर ज़ीरो नहीं है तो डेफिनेटली वाई ज़ीरो होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपका वाई भी ज़ीरो के, यानी कि एक रिजोल्व पार्ट वाई ज़ीरो आ गया। अब हमने दूसरा करना है वाई एक्स को ज़ीरो। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे जी डबल डैश। ये देखें जी डबल डैश इसके इक्वल है, लेकिन जी डबल डैश भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। जी डबल डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये सारी जो जी डैश जिसके इक्वल था वो ज़ीरो के इक्वल। अब ये तो ज़ीरो है, ये हमें गिवन दिया गया है। वाई हमने ऊपर प्रूव किया कि वाई भी ज़ीरो है, तो ये दोनों तो ज़ीरो हो गए। पीछे रह गया आपके पास वाई डैश एक्स। अच्छा, ये वाई डैश ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई। ये देखें ना यहाँ पे ये जो पॉइंट लिया आपने एक्स डैश वाई डैश, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। एक्स डैश यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है वाई डैश इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्लेन के अंदर है पॉइंट, ये किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो ये पॉइंट वाई डैश तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है फिर रह क्या जाता है हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई भी ज़ीरो हो गया, एक्स भी, दोनों रिजोल्व पार्ट्स के जो सम हैं वो ज़ीरो हो गए हैं। इसका मतलब है फोर्सेस जितनी भी इस पे एक्ट कर रही हैं वो सारी जो है उनका सम क्या आता है, ज़ीरो आ रहा है। अगर उनका सम ज़ीरो आ रहा है तो फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, हैंस प्रूव फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। यही हमारा आज का जो है टॉपिक था। आप इसको